नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी शैतान का खौफ है। देखिए दोस्तों, ये स्टोरी भरपूर डरावनी है। इस स्टोरी तो अंत तक जरूर देखें। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी का आनंद ले सकें। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तो साथियों स्टोरी तो पूरा सुनने के बाद कमेंट में ये बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप ये स्टोरी कहां से देख रहे हो, और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मुझे पता चल सके कि ये स्टोरी कहां तक पहुंच रही है। अगर मुझसे इस स्टोरी में कुछ गलतियां हो जाएं तो आप मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सर्द अंधेरी रात में गांव की सुनसान सड़क पर एक साया तेज कदमों से बढ़ा जा रहा था। उसने पर आधी बाजू की टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। दिसंबर के महीने में भी उसके गोरे चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थीं। उस रास्ते पर फैली मरघट जैसी शांति को दूर से रोते कुत्तों की आवाज और उसके कानों से टकराती ठंडी हवा तोड़ रही थी। लेकिन उन हाड़ खंपा देने वाली ठंडी हवाओं और उन कुत्तों के रोने की भयानक आवाजों का उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। चलते हुए वो एक मंदिर के बाहर रुका और एकाएक कुत्ते के रोने का स्वर शांत हो गया। उसने मंदिर के बाहर बने घर का दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कंबल ओढ़े व्यक्ति ने आधी नींद में दरवाजा खोला। सामने खड़े शख्स को देखकर उसने हैरान होकर पूछा, भैया आप इस वक्त? सब मुझे गुरुजी से मिलना है महेश। उसने महेश की बात पूरी होने से पहले ही कहा, महेश बाबा तो मंदिर में है भैया, पर बात क्या है? महेश की बात का जवाब दिए बिना वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मंदिर में हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। गुरु शिवानंद माथे पर सिंदूरी तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, श्वेत वस्त्र, चेहरे पर योगियों वाली मुस्कान। वो शिवानंद के चरणों में जा गिरा। गुरु शिवानंद ने आंखें खोली। आओ अर्जुन, गुरु शिवानंद ने बिना किसी हैरानी के बोला, जैसे वो अर्जुन के आने का प्रयोजन जानते हो। पीछे से महेश ने मंदिर प्रवेश किया और अपने साथ लाया। एक कंबल अर्जुन को ओढ़ा दिया। रक्षा करे गुरुजी, वो लौट रहा है, अर्जुन ने कांपते शब्दों से कहा। गुरु शिवानंद ऐसे शांत बैठे रहे जैसे वे जानते हो कि अर्जुन क्या कहने वाला है। उन्हें शांत देख आशंकित हो उठे। महेश ने पूछा, कौन लौट रहा है भैया? दुर्मुख, वो शैतान कपालिक दुर्मुख। दुर्मुख यह नाम सुनते ही महेश की आंखें भय मिश्रित आश्चर्य के साथ फैल गईं। पर शिवानंद पहले की तरह ही शांत दिख रहे थे। पर यह कैसे संभव है? वो तो मर चुका है ना? महेश ने अविश्वास के साथ कहा। नहीं गुरु, शिवानंद ने उत्तर दिया। अवंतिका के श्राप के कारण वह शक्तिहीन हुआ था, पर मरा नहीं। कहते हुए शिवानंद जैसे गुजरे वक्त में लौट गए। हम सब ने अपनी मंत्र शक्तियों से उसे बांधकर उसी के काले साम्राज्य, उस हवेली में कैद कर दिया। वो भयानक मंजर शिवानंद की आंखों के आगे घूमने लगे। वो सर कटी लाशें, चारों ओर बिखरे खून और हड्डियां, जख्मी अवंतिका, 7-8 साल का अर्जुन, अवंतिका का श्राप, बेड़ियों बीच जकड़ा हुआ वो शैतान दुर्मुख और उसकी वो चेतावनी। आप मुझे कैद तो कर सकते हैं, गुरु अरविंद पर खत्म नहीं सकते। मैं फिर लौट कर आऊंगा काल बनकर, और मेरे साथ लौटेगा वो शिवपुर काल्पनिक स्थान पर। फिर एक बार कहर बरसेगा, मैं फिर आऊंगा गुरु अरविंद, मैं फिर आऊंगा। शिवानंद के कानों में गूंज उठी। लेकिन भैया, महेश की आवाज सुनकर शिवानंद वर्तमान में आ गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दरमुख वापस आने वाला है? अर्जुन, मैंने सपने में वही विभत्स दृश्य फिर देखे। वीरान गांव, रक्त रंजित बलिवेदी, वही भयानक हंसी। थोड़ा रुककर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव वो आ रहा है। और ये कहते हुए अर्जुन ने अपना बाएं कंधे पर से टी शर्ट को हल्का सा हटाया तो वहां जख्म का निशान था। ये वार उसने सपने में मुझ पर किया था और निशान। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गया। अब कोई संदेह नहीं रह गया था जो अर्जुन ने कहा उसके सच होने में। शिवानंद के बिना कुछ कहे अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने हाथ हटाया, तब वह निशान गायब हो गया था। शिवानंद अपने आसन से उठकर टहलते हुए कहने लगे, मंत्र शक्ति की एक समय सीमा होती है। अब वे बंधन कमजोर होने लगे हैं, या शायद कोई उन्हें कमजोर कर रहा है, पर दुर्मुख वापस अपनी शक्तियों को पा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा।
शिवानंद सामने जलती हुई धुनी से कुछ भस्म उठा। मंत्र पढ़ते ही ये लाल कपड़े में लपेटकर अर्जुन को देकर कुछ बातें बताते हैं। अर्जुन उस पोटली को माथे से लगाकर जेब में रख लेता है, फिर हनुमान जी को प्रणाम कर और अपने गुरु के चरण छूकर घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन अब वो आवाजें, वो हवा जो आते वक्त उसने महसूस किए थे, सब शांत हो चुके हैं। इधर मंदिर में गुरु शिवानंद मंदिर के दाएं ओर शांत खड़े अनंत को देख रहे थे। उनके पीछे खड़ा महेश चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, बाबा, अगर दुर्मुख सचमुच वापस आ गया तो। शिवानंद ने गहरी ठंडी सांसें छोड़ते हुए महेश की तरफ देखा। इस बार उनके चेहरे पर कुछ गंभीरता नजर आ रही थी। शिवानंद मन में सोचते हुए, मैं दुर्मुख की वजह से चिंतित नहीं हूं। महेश, मुझे चिंता उसकी है जो उसके लौटने बाद जाग उठेगा। उन्होंने महेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ सो जाओ, रात काफी हो चुकी है और इसके बाद आराम के अवसर शायद ही मिले। जाओ। महेश के मन में कई सवाल हलचल कर रहे थे, पर शिवानंद को देखकर वह समझ चुका था कि वह अब किसी बात का उत्तर नहीं देंगे, इसलिए वो बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। शिवानंद अपने कमरे में गुरु अरविंद की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। शिवानंद, गुरु जी, दुमुख आपस आ रहा है। आपके बिना मैं कैसे उसका सामना करूंगा? मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए। अगली सुबह अंधेरे अर्जुन एक वीरान हो चुके विशाल भवन के आगे खड़ा था। उसने चारों ओर दृष्टि घुमाई। दूर दूर तक उस मैदान में एक छोटा पंछी तक नजर नहीं आ रहा था। भय की छाया अर्जुन के नेत्रों में स्पष्ट दिख रही थी। फिर भी मन में ईश्वर का ध्यान करके अर्जुन उस इमारत के अंदर दाखिल हुआ। खंडहर हो चुके वह हवेली आज भी अपने समय की शान और शौकत दर्शा रही थी। वह खंडहर बाहर से जितना भयावह लग रहा था, अंदर से उससे भी अधिक डरावना था। आश्चर्य की बात थी, ऐसी जगह है जो चमगादड़ और अन्य निशाचरों के लिए पसंदीदा स्थान होता है, यह उससे भी शून्य था। या फिर किसी भय से निशाचरों ने वहां अपना डेरा नहीं बनाया था। इस भयावह खामोशियों में उसे अपनी ही सांसों की आवाज डरा रही थी। उस हवेली की खंडहर पड़ी खामोश दरो दीवार जैसे बोलकर अपने अंदर हुए गुनाहों को बयां करना चाह रही हो। एक अजीब सी नकारात्मकता उसके ऊपर हावी होने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को झटका दिया और झटके से आप खोल ली। लेकिन अब उसकी आंखों में भय के स्थान पर आत्मविश्वास था। वह तेज कदमों से चलता हुआ एक कमरे के अंदर पहुंचा। उस कमरे में भगवान शिव की एक छोटी सी प्रतिमा रखी हुई थी। आसपास तंत्र क्रिया के निशान थे। एयूएम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात मंत्र का जाप करते हुए हाथ जोड़कर अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव की मूर्ति के पीछे एक और दरवाजा था जिस पर एयूएम का चिन्ह बना था और विभिन्न प्रकार के यंत्रों और धागों से उसे बांधा गया था। पुराने होने की वजह से अधिकतर धागे गलकर टूट चुके थे। अर्जुन ने जेब से वह लाल पोटली निकाली जो मंदिर में उसे शिवानंद ने दी थी। उसने पोटली खोलकर उसमें से आधी भस्म निकालकर उस पोटली को दरवाजे पर लगे स्वास्तिक के निशान ताले पर बांध दिया। फिर उस कमरे से बाहर निकलकर उस बड़े कमरे के चारों ओर मंत्र जाप करते हुए भस्म का छिड़काव कर दिया। हनुमान चालीसा का जाप करते हुए तेजी से उस हवेली से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। उसके बाद उस हवेली से एक जोरदार चीख उठी, जैसे किसी ने तड़प कर कहा हो, मैं लौटूंगा, मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं फिर लौटूंगा। इधर महेश बिस्तर में सोया हुआ था और शिवानंद प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। महेश ने आंख खोली और चौंक कर बैठ गया। उसने देखा बाहर उजाला हो चुका है। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो 7:30 बज गए थे। वह हड़बड़ा कर उठने लगा। बाबा, 7:30 हो गए, आपने मुझे उठाया नहीं। मंदिर वो कहने लगा ही था कि शिवानंद हंसकर बोले, शांत आरती मैंने कर ली, तुम नहा लो, नाश्ता तैयार है। महेश, लेकिन आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? शिवानंद, कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद तुम इतनी शांति से सोए हुए थे कि तुम्हें उठाना मैंने ठीक नहीं समझा और आने वाले समय में शायद आराम के लिए समय ना मिले। महेश ने आगे कुछ इसके आगे कुछ नहीं कहा और नहाने चला गया। जब वापस लौटा तब शिवानंद स्टडी टेबल पर बैठे कुछ लिख रहे थे। महेश उन्हें बिना कुछ कहे मंदिर में चला गया। मंदिर में हनुमान जी को प्रणाम करके वापस आकर महेश में शिवानंद के चरण स्पर्श किए। शिवानंद अपनी कुर्सी से उठे। कागज को पेपर वेट के नीचे रखकर उन्होंने महेश से कहा, नाश्ता कर लो,
फिर तुम्हें जाना भी है। महेश बाबा, आप भूल गए, कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा, शिवानंद ने कहा। महेश, तो फिर कहां? शिवानंद, काशी तांत्रिक विश्वंभर नाथ के पास। महेश का हाथ मुंह में निवाला डालते डालते रुक गया। उसने अपनी नजरें शिवानंद की तरफ उठाई और पूछा, बाबा, क्या आपको सचमुच लगता है कि द्रमुख वापस आएगा? शिवानंद, पता नहीं, पर हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। महेश को शिवानंद जी यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती थी कि वह किसी बात का सीधा जवाब नहीं देते थे, लेकिन वो यह भी जानता था कि शिवानंद कोई बात या कार्य कारण नहीं करते, इसलिए वह कभी उनकी बात टालता नहीं था। महेश, लेकिन बाबा, जो कल रात को आपने अर्जुन भैया को भस्म दी वो? शिवानंद, महेश, मैं आने वाले संकट को कुछ और समय के लिए रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन अब हमें सीधी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। तुम काशी जाकर तांत्रिक विशंभर नाथ से मिलाकर उन्हें यह पत्र दे देना। इसमें मैंने सारी स्थिति लिख दी है। आशा है कि वह हमारी सहायता के लिए तैयार हो जाएंगे। महेश ने इसके आगे कोई बातचीत नहीं की और खाना खाकर अपना सामान पैक करने लगा। कुछ देर बाद शिवानंद महेश के कमरे में आए। शिवानंद, यात्रा की तैयारी हो गई महेश जी बाबा। महेश ने उत्तर दिया, ये रख लो, काम आएगी। कहकर शिवानंद ने एक रुद्राक्ष और सफेद मनकों की माला महेश के गले में डाल दी, जिस पर नीचे एक बड़े रुद्राक्ष में ओम जोड़ा हुआ था। बाबा, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? महेश ने कुछ झिझकते हुए पूछा। शिवानंद, हाँ कहो महेश। चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मैंने कभी भी आपके चेहरे पर भय की छाया नहीं देखी। शिवानंद ने गुरु अरविंद की तस्वीर ओर देखते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराकर कहा, मेरा ज्ञान मुझे निर्भय रहना सिखाता है। फिर उन्होंने महेश के कंधों पर दोनों हाथ रखे और कहा, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, अपना ध्यान रखना। महेश ने शिवानंद के पैर छुए और बैग कंधे पर लाद कर निकल गया। अर्जुन ने कार को अपने घर के बाहर रोका, तभी उसका फोन बज उठा। अर्जुन ने फोन निकाला तो डिस्प्ले में मौसी का नंबर फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फोन उठाया। नमस्ते मौसी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूं। बच्चे, तुम बताओ, सामने से जवाब आया। अर्जुन, मैं भी ठीक हूं। आज सुबह सुबह आपका फोन, सब ठीक है? मौसी, हाँ सब ठीक है, पर श्रेया शिवपुर आने की जिद कर रही है। वह शाम तक वहां आ जाएगी, बस तुम्हें इन्फॉर्म करना था। मौसी, यहां। अर्जुन कुछ कहता, उससे पहले ही श्रेया फोन झपट लिया। श्रेया, क्या भाई, आपको तो हमारी याद भी नहीं आती, इसलिए सोचा आपको अचानक पहुंचकर चुका दूं, लेकिन मम्मी ने सारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। अर्जुन, अरे लेकिन मिलना है तो मैं वहां आ जाता हूं। तुम्हें यहां? अर्जुन की बात पूरी होने से पहले ही श्रेया बोल पड़ी। श्रेया, नहीं भाई, आप हमें कभी गांव नहीं आने देते, लेकिन इस बार हम आपकी नहीं सुनेंगे। हमारे दोस्त भी गांव घूमना चाहते हैं। प्लीज प्लीज मेरे अच्छे भैया, प्लीज मान जाओ। श्रेया अर्जुन की मौसी की बेटी, जिसे वह अपनी सगी बहन की तरह प्यार करता था, और श्रेया हर बार जिद करके अर्जुन से अपनी बात मनवा लेती थी। अर्जुन, अच्छा बाबा ठीक है। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, कब आना है? कल, श्रेया ने जवाब दिया। अर्जुन, ठीक है, तुम्हारी बस का समय बता देना, मैं तुम्हें मदनपुर काल्पनिक नाम बस अड्डे लेने आ जाऊंगा। श्रेया, नहीं भैया, हम अपने दोस्तों के साथ कार से आ जाएंगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए, ओके बाय, कहीं श्रेया को यहां आने लिए हाँ बोलकर मैंने कोई गलती मन में सोचते हुए, नहीं नहीं सब ठीक है, ये मेरे मन का वहम ही है। गुरुजी की दी हुई भस्म का बंधन तोड़कर वह कभी बाहर नहीं आ सकता। सोचते हुए अर्जुन ने गाड़ी पार्किंग में और घर के अंदर चला गया। अर्जुन गाड़ी पार्क कर घर के अंदर जाने लगा, तभी उसका फोन दोबारा बज उठा। उसने फोन रिसीव करके अलसाए स्वर में कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग वकील साहब, कहिए सुबह सुबह कैसे याद किया? सामने से वकील ने कुछ कहा, नहीं वकील साहब, मेरा आना तो पॉसिबल नहीं होगा। मैं योगेश को भेज दूंगा, आप उसके साथ सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके डील फाइनल कर देना। अर्जुन ने जवाब दिया। सामने से वकील ने कुछ कहा, नहीं वकील साहब, मुझे योगेश पर पूरा भरोसा है, वो मेरे भाई की तरह ही हैं। और दूसरी बात, कल मेरी छोटी बहन शहर से आ रही है और मैं बिजनेस में नुकसान झेल सकता हूं, पर उसकी नाराजगी नहीं। इतना कहकर अर्जुन ने कॉल कट करके फोन सोफे पर पटक दिया और बाथरूम में जाकर कपड़ों समेत शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसके दिमाग में कुछ ही घंटों पहले गुजरी घटनाएं घूम रही थीं। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद वो शॉवर बंद कर बाथरूम के बाहर निकला
तो उसके सामने उसके घर में काम करने वाला हरिदास सामने खड़ा था। अरे रे अर्जुन, इतनी ठंडक में इन गीले कपड़ों में खड़े हो, सर्दी हो जाएगी, क्या करते हो? पता नहीं रात में बिना बताए गाड़ी लेकर निकल गए। वो अलमारी से कपड़े निकालते हुए बोले, जा रहे थे। सच है, जिस घर में औरत ना हो वो घर नहीं होता। अच्छा तो बात चलाऊं आपके रिश्ते की? कहीं वह से भी थोड़े से बाल ही पक्के हैं, बाकी अब भी आप खूबसूरत दिखते हो। अर्जुन ने सर पोंछते हुए कहा। हे भगवान, अरे मैं इस घर में तेरी बिंदनी लाने की बात कर रहा हूं, भोले बंसी, हरिदास ने बड़बड़ाते हुए कहा। पर अर्जुन ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने कहना जारी रखा, चलो नीचे आ जाओ, नाश्ता कर लो। नहीं बाबा, बहुत नींद आ रही है। थोड़ी देर नींद फिर कुछ और, कहकर अर्जुन बिस्तर पर लंबा हो गया और नाडीन की दुनिया में पहुंच गया। और उसे ऐसे बच्चों की तरह सोता देख हरिदास उसे रजाई ओढ़ाकर बाहर आ गए। श्रेया, जल्दी कर देख, कब से तेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। उफ ये छोरी, श्रेया की मॉम ने झलाते हुए कहा। आ गई लो। श्रेया हाथ में बैग लिए लगभग दौड़ती सी आ रही थी। हल्का सांवला रंग, घुंघराले बाल और मछली जैसी आंखें जो हल्की भूरी रंगत लिए थी। मध्यम कद की श्रेया ने ब्लैक जीन्स पर पर्पल कुर्ती और ब्लैक जैकेट पहनी हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि उसकी मॉम एक पल के लिए गुस्सा को भूल हर हिंदुस्तानी टिपिकल माँ की तरह बोल पड़ी, हाय मेरी बच्ची को नजर न लगे। और ये देख श्रेया के पिताजी चाय पीते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज ने उन्हें अपनी तंद्रा से बाहर निकाला और श्रेया की मॉम ने नॉर्मल होते हुए कहा, अच्छा सुन, वहां पहुंचकर कॉल कर देना, भैया को तंग मत करना, ज्यादा मस्ती मत करना, और ठंड है तो अपना अच्छे से ध्यान रखना, हुक्म की तामिल होगी जहां पना। श्रेया ने अपनी मॉम की बात पूरी होने से पहले ही एक हाथ सीने के आगे करके सिर अदब में झुकाते हुए कहा। श्रेया की इस हरकत पर दोनों मुस्कुरा दिए। तभी फिर से हॉर्न की आवाज आई और श्रेया अपने माता पिता से गले मिलकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी में श्रेया के दोस्त रूडी, आंशिका, पीयूष और रूडी का भाई रियान भी बैठा था। ओ ये गोटू तू भी आ रहा है? श्रेया ने गाड़ी में बैठते हुए रियान को देखकर पूछा तो उसमें बड़ी सी स्माइल के साथ गर्दन हिला दी। रूडी सफेद शर्ट पर ब्राउन जैकेट और ब्लू जीन्स पहने ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसने एक नजर बगल में बैठी श्रेया पर डाली और सीटी बजाते हुए कहा, क्या बात है मैडम, आज जान लेने का इरादा है क्या? उसकी बात सुनकर श्रेया शर्माकर हल्का सा मुस्कुरा दी। ओह लव बर्ड्स, ये प्यार की पींग, फिर कभी लड़ा लेना, हम भी बैठे हैं यार गाड़ी में, पीयूष ने उन्हें छेड़ते हुए कहा। हाँ तो तू अपनी आंख बंद कर ले, ये नहीं सुधरेंगे, आंशिका ने हंसकर कहा। अरे सुधर गए तो आशिक कौन कहेगा, रूडी ने कॉलर ऊपर करते हुए कहा। अच्छा जी, श्रेया ने रूडी की तरफ देखकर कहा। आशिक साहब को बड़ी मस्ती चढ़ रही है। रूडी ने हल्का सा मुस्कुराकर गाना शुरू कर दिया। हैं, अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा। श्रेया ने ब्लश करते हुए अपना चेहरा हथेलियों के बीच में छुपा लिया। आंशिका, पीयूष और रियान भी साथ में गाने लगे। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना, किसी का सफर में है ये बंजारा, ना जाने किस पे आएगा। गाते गाते अचानक पीयूष चुप हो गया। उसे ऐसे देखकर रियान ने उसे छेड़ते हुए कहा, भैया इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, सोनम दीदी आ रही हैं कल। अच्छा बेटा, अंडे से निकला नहीं, और इतनी बड़ी बातें मेंढक कहीं के, कहकर पीयूष ने उसकी नाक खींच दी। भैया मैं मेंढक ना, ठीक है जाओ, मैं आपको अब कभी जोक नहीं सुनाऊंगा, कहते हुए रियान मुंह फुलाकर बैठ गया। अरे नहीं गोटू, तेरे जोक के बिना तो हमारा खाना ही हजम नहीं होगा भाई, कहकर पीयूष गोटू के पेट में गुदगुदी ककने लगा और सब हंस पड़े। फिर शुरू हुई गोटू के चुटकुलों की महफिल। इसी तरह गाते बजाते हंसी मजाक में उन्होंने आधा से ज्यादा सफर तय कर लिया। शाम होने को आई थी। रूडी ने एक चाय की दुकान पर गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर अंगड़ाई तोड़ते हुए कहा, भाई अपन तो थक गए, अब चाय पीकर ही आगे बढ़ेंगे। सभी गाड़ी से बाहर आ गए। रूडी ने एक पानी की बोतल ली और 5 चाय बोलने के बाद अलग जाकर मुंह धोने लगा। फिर पांचों बैठकर चाय पी लगे। तब रूडी ने कहा, पीयूष अब तू ड्राइविंग सीट संभाल भाई, मेरी तो बैटरी डाउन हो गई है। पीयूष ने कहा, ठीक है, पर मैं सिर्फ थोड़ी देर ही ड्राइव कर पाऊंगा, रात में मुझे गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। रूडी ने कहा, ठीक है। फिर उसने श्रेया से पूछा, श्री
अब और कितनी दूर है ये शिवपुरा? मुझे क्या पता यार, मैं भी तो पहली बार ही जा रही हूँ, बताई तो था, श्रेया ने कहा। लगभग 2 घंटे का रास्ता है, आंशिका ने गूगल मैप पर देखकर कहा। सो लेट अस गो, कहकर पीयूष ने स्टीयरिंग संभाला और सभी चल पड़े अनजान मंजिल शिवपुर की तरफ। अर्जुन की आंख खुली तब शाम हो चुकी थी। वो उठकर कमरे से बाहर निकला तो सामने हरिदास चाय लिए खड़ा था। शाम हो गई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अर्जुन ने अलसाए स्वर में आंख मलते हुए पूछा। अरे तुमने ही मना किया था जगाने के लिए, हरिदास ने जवाब दिया। अर्जुन बिना कुछ कहे मुंह धोने चला गया, फिर वापस आकर चाय का कप लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। हरि बाबा, कल श्रेया और उसके कुछ दोस्त गांव आ रहे हैं, आप कमरे तैयार कर भी दीजिएगा, अर्जुन ने चाय पीते हुए कुछ गंभीरता से कहा। ठीक है, हरिदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अर्जुन ने चाय का खाली कप मेज पर रखते हुए कहा, बाबा मैं गुरुजी से मिलने जा रहा हूं, उसके बाद योगेश से मिलने मुखिया जी के घर जाना है, आने में देर हो सकती है। ठीक है, हरिदास ने जवाब दिया। अर्जुन गाड़ी लेकर निकल गया और हरिदास पीछे खड़ा सोच में गुम था। अर्जुन ने गाड़ी मदिंद्र के बाहर खड़ी कर शिवानंद के घर पहुंचा तो शिवानंद गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, पर अपने रात वाले स्वरूप से अलग उन्होंने धोती कुर्ते के स्थान पर पैंट शर्ट और स्वेटर पहने हुए थे। अर्जुन ने शिवानंद के पैर छूने के बाद पूछा, गुरुजी आज आप ट्यूशन ले रहे हैं, महेश कहाँ है? महेश बनारस गया है, वहां के कॉलेज से उसे सेमिनार के लिए इनविटेशन आया था, शिवानंद ने असली बात ना बताते हुए बोला। फिर अर्जुन ने कुछ कहना चाहता था लेकिन बच्चों को देखकर चुप हो जाता है। शिवानंद ने उसकी दुविधा को देखते हुए बच्चों को घर जाने के लिए बोलकर फिर अर्जुन को अंदर ले गए। अर्जुन को असमंजस में देख शिवानंद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या कहना चाहते, खुलकर कहो। आपका विचार बिल्कुल सही था, गुरुजी वहां लगे शक्ति के बंधन खंडित हो रहे हैं, वो ज्यादा समय तक उसे नहीं रोक सकते, हमें कुछ करना होगा, अर्जुन ने कहा। निश्चिंत रहो, महादेव की वो दिव्य प्रतिमा जब तक वहां है वो वहां से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, उसकी कुछ विनाशकारी तंत्र शक्तियों के प्रभाव से कुछ कटिलता कर सकता है और उसी के निवारण के लिए मैंने तुम्हें वो अभिमंत्रित भस्म दी थी, शिवानंद ने अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हुए कहा। वो गुरुजी एक बात और, अर्जुन कुछ दुविधा में था कि अपनी बात कहे या ना कहे। अर्जुन को ऐसे देखकर शिवानंद ने मुस्कुराकर पूछा, निसंकोच होकर कहो गुरुजी, वो श्रेया अपने कुछ दोस्तों के साथ शिवपुर आ रही हैं। अर्जुन एक सांस में बात कह गया। अरे ये तो खुशी की बात है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? शिवानंद ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, परेशानी की बात है गुरुजी, श्रेया, अर्जुन ने कुछ रुक कर कहा, मेरी श्रेया का जन्म रोहिणी नक्षत्र में संधिकाल में हुआ था और यही जन्म नक्षत्र अवंतिका का भी था। शिवानंद ने अर्जुन की बात पूरी की। अब उनके मस्तक पर भी चिंता की लकीरें थीं। शिवानंद और अर्जुन दोनों ही के चेहरे पर चिंता के भाव थे। यही मेरी परेशानी का कारण भी है गुरुजी, जो अवंतिका मां के साथ हुआ, कहीं मेरी श्रेया, अर्जुन ने डरते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हनुमान जी पर विश्वास रखो, शिवानंद ने अर्जुन को शांत करवाते हुए कहा, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव थे। अब महेश की वापसी का इंतजार है, एक बार वो वापस आ जाए, शिवानंद ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। महेश, पर वो तो काशी गया है तांत्रिक विश्वंभरनाथ के पास, शिवानंद ने परेशान भाव से कहा। पर गुरुदेव उन्हें यहां बुलाना पड़ रहा है, इसका मतलब कि, अर्जुन आशंकित हो उठा। देखो अर्जुन, जब तक महेश विश्व को लेकर या उनका संदेश लेकर वापस नहीं आ जाता, गांव में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना सारे गांव में डर का माहौल फैल जाएगा, शिवानंद ने कहा। गुरुजी, मेरा मन नहीं मान रहा, कुछ बेचैनी हो रही है, अर्जुन ने कहा। शिवानंद ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये सारी सृष्टि उस परम की रची हुई है, वही हमें उस दुष्ट का सामना करने की शक्ति देंगे। फिर उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, देखो संध्या का समय हो, आऊं, आरती करते हैं। अर्जुन और शिवानंद दोनों मंदिर की तरफ चल पड़े। श्रेया और उसके दोस्त शिवापुरा के नजदीक पहुंच चुके थे। तभी पीयूष को अचानक से गाड़ी रोकनी पड़ी। सामने सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया था। डैम, पीयूष ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, यार यहां तो रोड ब्लॉक पड़ी है। अरे शांत भीमसेन, शांत, कोई दूसरा रास्ता भी होगा, रूडी ने पीयूष को शांत करवाते हुए कहा।
पीयूष ने सर झटक कर कार से नीचे उतरा और सिगरेट सुलगा ली। बाकी के लोग भी गाड़ी से बाहर आ गए। यार ये फिर से शुरू हो गया, श्रेया ने मुंह बनाते हुए कहा। यार सुबह से दूसरी ही हैं, छोड़ने की ट्राई कर रहा हूं ना, पीयूष ने खींचते हुए कहा। ओके, यहां जितनी पीनी है पी लो, बट गांव में नहीं, भैया को स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, श्रेया ने कहा। ठीक है, मेरी मां नहीं करूंगा स्मोक, पर पहले गांव पहुंचे तो भैया को फोन करके पूछ ना कोई और रास्ता है क्या, पीयूष ने कहा। नॉट पॉसिबल गाइज, यहां फोन में नेटवर्क नहीं है, अंशिका ने कहा। सभी ने अपने अपने फोन देखे, किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। सभी परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी रियान की नजर दूसरी से आते एक व्यक्ति पर पड़ी। वेशभूषा से कोई ग्रामीण लग रहा था, जो कि शायद खेत में काम करके वापस घर लौट रहा था। रियान दौड़ते हुए उसके पास गया। अंकल जी, हमें शिवपुरा जाना है, यहाँ रास्ते में ये पेड़ गिरा हुआ है, तो कोई दूसरा रास्ता है वहां जाने के लिए, रियान ने पूछा। इतने में बाकी के लोग भी उनके पास आ गए। उस व्यक्ति ने नजर भर उन सब की तरफ देखा, फिर रास्ते पर गिरे हुए पेड़ की तरफ देखा। सारी स्थिति को समझने के बाद स्थानीय भाषा में उसने पूछा, शिवपुरा जानो हैं भैया? हाँ काका सा वठे ही जानो हैं, कोई और रास्तों हैं के? श्रेया ने आगे आकर पूछा। सब उसके मुंह से ये भाषा सुनकर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। रास्तों तो हैं छोरी, अठू 3 कोस पहले संग्रामगढ़ री सीमा लगी हैं, वहां से कांचो रास्तों से धो शिवपुर को जावे हैं। पण व्यक्ति ने कहते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या काका? श्रेया ने पूछा। बेटा ई बख्त भी रास्ते से कोई भी ना जाए हैं, एकदम सुनसान हो गए हैं, कहकर वो व्यक्ति चुप हो गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अंशिका ने घबराहट से पूछा। एक क्षण के लिए उस व्यक्ति के चेहरे पर भय की छाया उभरी, पर उन सबको देखकर वो खुद को सामान्य किया। वो जंगल का रास्ता है, ना तो जंगली जिनावर को भय रहे हैं, उसने कुछ हड़बाते हुए कहा। ओह, सभी ने गहरी सांस ली और हंस पड़े। उस व्यक्ति को धन्यवाद बोलकर गाड़ी की तरफ चल दिए। अरे छोरा सुनो, व्यक्ति ने पीछे आवाज दिया। जी काका, श्रेया ने पीछे मुड़कर कहा। म्हारी बात मानो, अंधेरा होने वाला इस टाइम भी रास्ता से ना जाऊं, अठे थोड़ी दूर म्हारी ढाणी है, थे रात में म्हारे कणे ही ठहर जाऊं, तड़के चले जाऊं, व्यक्ति ने कहा। नहीं अंकल जी, हम निकल जाएंगे, आप तकलीफ ना ले, रूडी ने कहा, और उस व्यक्ति की बात को नजरअंदाज करके गाड़ी में बैठकर निकल गए। वो व्यक्ति उन्हें जाते हुए देख रहा था, फिर उसने आसमान को देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे राम जी, जा टाबरियां बच्चों की रक्षा करना, कहकर वो राम राम बोलते हुए अपने घर की तरफ चला गया। गाड़ी में बैठे सब श्रेया को घूर रहे थे। भाट यार, मेरी माँ राजस्थान से हैं, तो मुझे भी यहाँ की भाषा आती है, श्रेया ने कहा। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। वैसे यार, ये गांव के लोग कितने स्वीट होते हैं ना, मतलब वो अंकल हमें जानते तक नहीं थे और अपने घर आने का इनविटेशन दे रहे हैं, अंशिका ने कहा। 3 किमी पीछे आने पर संग्रामगढ़ 0 किमी का पत्थर लगा हुआ था। रूडी ने उससे लगते एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी उतार दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी जंगल के अंदर थी। अंधेरा हो चुका था और रात के टाइम वो रास्ता खतरनाक लग रहा था। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी की स्पीड कम थी। थोड़ी आगे जाने पर जंगल कम हो गए, रास्ता चौड़ा हो गया, लेकिन झाड़ियां अभी भी थीं। गाड़ी अपनी गति से चली जा रही थी। तभी श्रेया की नजर रास्ते से कुछ दूर खड़ी उस वीरान हवेली पर पड़ी। उस हवेली को देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं और गाड़ी आगे निकल गई। अचानक से उनकी गाड़ी झटके से बंद पड़ गई। अरे यार, अब उसे क्या हो गया? रूडी ने लगभग चीखते हुए कहा। रुक, मैं देखता हूं, कहकर पीयूष गाड़ी से बाहर निकलने लगा तो अंशिका ने उसे रोक दिया। याद नहीं क्या उस आदमी ने क्या कहा था, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। हाँ पीयूष, आंशु ठीक कह रही हैं, श्रेया ने कहा। आप रुको 1 मिनट, मेरे पास ये है, रूडी ने गन निकालते हुए कहा। उसे देखकर रियान के अलावा सब चौंक गए। ये तुम्हारे पास कहां से आई? श्रेया ने कहा। रिलैक्स श्री, मेरे पास इसका लाइसेंस है। तुम्हें तो पता है ना, डैन कमिश्नर हैं और उनके कई दुश्मन भी हैं। हर वक्त थ्रेट रहता था, तो पहले वो बॉडीगार्ड साथ में था और 18 का होने के बाद ये पकड़ा दी। वाह रूडी, तेरे पास गन है, तूने कभी बताया ही नहीं, अंशिका ने कहा। क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, मजबूरी में रखनी पड़ती है, रूडी ने कहा। पीयूष और रूडी ने गाड़ी से उतरकर अपने अपने फोन की टॉर्च ऑन करके बोनट खोलकर चेक करने लगे। तभी हल्की हल्की हवा चलने लगी और हवेली की तरफ से एक छोटा सा धूल का गुब्बार उनकी तरफ बढ़ने लगा।
तभी आंशिका, रियान और श्रेया भी गाड़ी से बाहर आ गए। श्रेया का कदम जैसे ही उस जमीन पर पड़ा, सब शांत हो गया। अरे तुम लोग नीचे क्यों उतरे? चलो अंदर बैठो, हम देखते हैं ना, रूडी ने कहा। अबे देखते क्या है भाई, यहाँ तो सब ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, पीयूष ने हाथ झाड़ते हुए कहा। क्या बोल रहा है? कहते हुए रूडी ने गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई तो एक ही बार में कार स्टार्ट हो गई। सभी कार के अंदर बैठे और गाड़ी शिवपुरा की तरफ चल पड़ी। उनके वहां से जाते ही पीछे उस हवेली में भयावह आवाज गूंज उठी। मंदिर में संध्या आरती की घंटियां बज रही थीं। रात में हल्की हल्की धुंध भी होने लगी थी। आरती के बाद शिवानंद ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभी भी आशंकित हो तुम? चलो आओ, चाय पीते हैं। गुरुजी माफी चाहूंगा, अभी मुखिया जी के घर जाना है, योगेश से मिलने वकील साहब का फोन आया था तो उसे प्रोजेक्ट डिटेल देकर शहर भेजना है, अर्जुन ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, काम भी जरूरी है, शिवानंद ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने शिवानंद जी के पैर छुए और कार लेकर निकल गया। अर्जुन ने एक बड़े से घर के आगे रोक दी। घर क्या, हवेली थी। अर्जुन कार से उतरकर अंदर चला गया। वहां अंदर हॉल में सोफे पर एक 50-55 साल का रौबिला व्यक्ति सफेद कुर्ता पैजामा बैठा था। राम राम मुखिया जी, अर्जुन ने अंदर आते हुए कहा। अरे अर्जुन, आ छोरा, म्हारे कनाई बैठ, मुखिया जी उत्साह से कहा। उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। अर्जुन जाकर उनके पास बैठ गया। अरे राम सिंह, चाय बना ला अर्जुन के लिए, मुखिया जी ने आवाज लगाते हुए कहा। अरे ना मुखिया जी, चाय आज नहीं, बस योगेश से मिलने आया था, अर्जुन ने कहा। के बाद सिर्फ योगी से मिलने आया है, म्हारे से नहीं, मुखिया जी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे ऐसी बात ना है काका सा, बस काम की व्यस्तता में समय ही नहीं मिलता है, आज आ गया ना, अर्जुन ने कहा। अरे तू आज भी म्हारे से मिलने थोड़ी योगी से मिलने आया है, रुक बुलाता हूं, मुखिया जी ने हंसते हुए कहा। तभी सामने के दरवाजे से एक 19-20 साल का लड़का हाथ में चाबी घुमाते हुए अंदर आया। अरे वीरू, ये वक्त है तेरे घर आने का, मुखिया ने गुस्से से कहा। उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। जा भीतर जाकर योगी को भेज, बोल अर्जुन आयो हैं, मुखिया ने कहा। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में सर हिलाकर अंदर चला गया। के करूं, इस छोरे का सारा दिन मोटरसाइकिल पर बैठकर आवारागर्दी करता रहे हैं, मुखिया ने सर पकड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं मुखिया जी, बचपना है, अभी सुधर जाएगा, मैं बात करूंगा उससे, वीर वैसे होशियार लड़का है। अरे वो तो मैं भी मानू हूं, पर सारा दिन आवारगर्दी भी अच्छी बात ना है। पता नहीं सारा दिन किधर रहे हैं, एक ये हैं और एक योगी हैं, 2 ही साल बड़ा है, पर सारा व्यापार कितने अच्छे से संभाल रखा है, मुखिया जी ने शिकायत करते हुए कहा। अरे क्या पापा, आप फिर से छोटे की शिकायत कर रहे हो, एक लड़के ने अंदर से आते हुए कहा। फिर अर्जुन को नमस्ते बोलकर उसके पास आकर बैठ गया। हाँ, जो शिकायत के लायक होगा शिकायत की ही जावेगी। खैर छोड़ इन बातों को, ये अर्जुन को तेरे से कुछ काम है, मुखिया जी ने पल्ला छाड़ते हुए कहा। भैया काम था तो मुझे बुला लेते, योगेश ने कहा। वो एक ही बात है, मैं आ गया तो मुखिया जी से भी मिल लिया। अच्छा तुम्हें कल शहर जाना पड़ेगा, वकील साहब का फोन आया था, इसमें प्रोजेक्ट की सारी डिटेल है, अर्जुन ने फाइल योगेश को देते हुए कहा। ठीक है, मैं चला जाता हूं, योगेश ने सहज भाव से कहा। अच्छा मैंने वहां एक जमीन देखी थी, तुम उसकी रजिस्ट्री भी करवा लेना और किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर वहां एक गेस्ट हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे आना, करीब 15-20 दिन का शेड्यूल हो जाएगा, अर्जुन ने कहा। अरे पर यूं तो घनी जिम्मेदारियों का काम है, यूं कैसे, मुखिया ने कहा। मुखिया जी जिम्मेदारी का काम है, इसीलिए तो इसे भेज रहा हूं, मैं जा नहीं सकता और इसके अलावा किसी पर इतना भरोसा नहीं है, अर्जुन ने कहा। उसकी बात सुनकर वो दोनों मुस्कुरा दिए। अच्छी बात है, चलो भोजन कर लेते हैं, ना काका सा खाना हरी काका ने बना लिया होगा, मैं चलता हूँ, कल दिल्ली से मेरी बहन और उसके कुछ दोस्त आ रहे हैं, इसलिए उनके रुकने की व्यवस्था भी करनी है, बेचारे हरी काका अकेले लगे होंगे, अर्जुन ने कहा। थारी बहन, मुखिया जी ने हैरानी से पूछा। हाँ वो मेरी मौसी की लड़की है, दिल्ली में रहती हैं, अर्जुन ने कहा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो फिर उसे हमसे मिलाने लाना, मुखिया जी ने कहा। हाँ काका साहब, बिल्कुल, ये कोई कहने की बात है, आपका आशीर्वाद दिलवाने जरूर लाऊंगा, अर्जुन ने कहा। तो कल का रात भोजन हमारे यहाँ पक्का, मुखिया जी ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा। जी बिल्कुल, कहकर अर्जुन खड़ा हुआ, मुखिया और योगेश से विदा लेकर बाहर निकल गया। उसे हवेली से निकलते देख एक साया विभत्स हंसी हंसता हुआ वहीं से निकल गया।
अर्जुन कार लेकर घर की तरफ जा रहा था। गांव के चौराहे से गुजरते हुए वो चौंक पड़ा। उसकी नजर सामने खड़ी गाड़ी पर पड़ी जिसमें श्रेया और उसके दोस्त बैठे थे। वो वहां गाड़ी रोककर किसी से अर्जुन का पता पूछ रहे थे। अर्जुन ने झटके से कार रोकी और नीचे उतरकर तेजी से उनकी कार की तरफ बढ़ गया। गुड़िया, अर्जुन ने श्रेया को आवाज दी। आवाज सुनकर श्रेया गाड़ी से बाहर देखा तो अर्जुन उसकी तरफ आ रहा था। श्रेया ने तेजी से गेट खोला और दौड़कर अर्जुन के गले से लग गई। बाकी सब भी गाड़ी से बाहर आ गए। अर्जुन ने एक नजर उन सब की तरफ देखा, फिर उसका श्रेया की तरफ गया जो अभी भी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटी हुई थी। अर्जुन ने प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया और उसे अलग किया। श्रेया की आंखों में हल्की सी नमी नजर आ रही। अरे गुड़िया, क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं, श्रेया ने आंखें साफ करते हुए कहा। बाकी सब पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। भाई, ये हमारे दोस्त हैं, ये रूडी, आंशिका, पीयूष और ये रियान, रूडी का भाई। श्रेया ने सबका परिचय करवाते हुए कहा। वेलकम टू शिवपुरा। अर्जुन ने सबसे हाथ मिलाते हुए कहा। लेकिन तुम तो कल आने वाले थे ना? अर्जुन ने पूछा। हाँ, पर अम्मा ने कॉल करके सारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया, इसलिए मैं आज ही आ गई और हम सबको भी उठा लाई, पीछे से पीयूष ने कहा। सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े। और हमें यहाँ आपके घर का पता नहीं था, तो यहाँ गांव में 1 घंटे से भटक। अरे तो मुझे फोन कर लेते ना। कैसे करते, ये जिद करके बैठी थी कि सरप्राइज देना है, रूडी ने कहा। हद है, अर्जुन ने श्रेया के घूरते हुए कहा। चलो अभी घर चलो, बाकी बातें वहां करेंगे, कहकर अर्जुन अपनी कार की तरफ चल दिया। रूडी वगैरह भी अपनी गाड़ी में बैठे और अर्जुन की कार के पीछे हो ली। थोड़ी देर में वो लोग अर्जुन के घर के बाहर थे। हरिदास जी बाहर आ गए। श्रेया और उसके दोस्तों को देखकर हरिदास के चेहरे पर एक अलग चमक उभर आई। सब तैयारी हो गई हरि काका? अर्जुन ने पूछा, धीरे से पूछा। हाँ, कमरे तो मैंने शाम को ही खोल दिए थे, लेकिन खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, हरिदास ने कहा। ठीक है, आप शामली को मदद के लिए बुला लीजिए और चाय भी भिजवा दीजिए, अर्जुन ने कहा। हरिराम सबको अपने कमरे दिखा दिए। नीचे एक कमरे में श्रेया और आंशिका रुके थे। ऊपर के कमरे में रूडी, पीयूष और रियान का सामान रखवा दिया। सब हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे और श्रेया अर्जुन से सभी दोस्तों का परिचय करवा रही थी। भाई, रूडी ने अभी MBBS पूरी की है। ये आंशिका है ना, ये स्टोरी राइटर हैं, और पीयूष आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट है। श्रेया सबके बारे में बता रही थी। कमाल है, तुम सब अलग अलग फील्ड से हो और फिर भी दोस्त हो, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। एक्चुअली हम सब स्कूल में साथ थे, तभी से हम सब साथ ही हैं, रूडी ने जवाब दिया। अर्जुन बेटा, खाना तैयार है, तभी हरिदास ने आकर कहा। चलो आऊं, अर्जुन ने कहा। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। रूडी ने श्रेया को इशारा किया। श्रेया ने हाँ में सर हिला दिया। भैया, आपसे कुछ कहना था। वो रूडी और उसकी मेडिकल टीम इस गांव में मेडिकल कैंप लगाना चाहती है, श्रेया ने कहा। रूडी ने आंख बंद करके ना हल्के से ना में सर हिला दिया। अरे ये तो अच्छी बात है, इसमें इतना सोच क्यों कर रहे हो, अर्जुन ने कहा। वो बात ये है भैया कि पिछली बार जिस गांव में हमारे कॉलेज की तरफ से कैंप लगा था, वहां के लोग इलाज से ज्यादा नियम हकीमों और ओझाओं की झाड़फूंक पर यकीन रखते थे, तो वो चेकअप के लिए ही नहीं आए, रूडी ने कहा। नहीं, यहाँ ऐसी कोई समस्या वैसे तो नहीं है। फिर भी कल हम मुखिया जी से बात करके शिवपुरा और आसपास के गांव में सबको इन्फॉर्म कर देंगे कि मेडिकल कैंप लग रहा है, अर्जुन ने कहा। ओह दैट्स ग्रेट, रूडी ने खुश होते हुए कहा। वैसे तुम्हारी मेडिकल टीम कब आ रही है, अर्जुन ने पूछा। वो कल आ रहे हैं। एक्चुअली हम सब साथ में आने वाले थे, पर श्री की जिद की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, आंशिका ने कहा। भगवान करें बस वो पेड़ कल तक वहां से हट जाए, वरना उन बेचारों को भी जंगल से आना पड़ेगा, पीयूष ने कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन चौंक पड़ा। जंगल? तुम लोग जंगल वाले रास्ते से आए हो? अर्जुन ने बेचैनी से पूछा। हाँ, वो शिवपुरा आने वाली रोड पर बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था, तो वहां किसी ने हमें उस जंगल के रास्ते के बारे में बताया, तो हम उसी रास्ते से यहाँ आए हैं, रूडी ने कहा। उस रास्ते पर एक हवेली भी थी, श्रेया ने मुंह में निवाला डालते हुए कहा। सबकी गर्दन एक साथ उस तरफ घूम गई। आंशिका ने पूछा, कौन सी हवेली श्री? उस रास्ते पर हमें कोई हवेली नहीं दिखी। हाँ, बाकी सब ने उसकी बात का समर्थन किया। ये सब सुनकर अर्जुन के चेहरे पर परेशानी के भाव आने लगे, पर उसने कुछ कहा नहीं। अरे थी, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, वो जहां हमारी गाड़ी बंद पड़ गई थी उससे थोड़ी पहले थी, श्रेया ने कहा। तुम लोगों ने उस जंगल में गाड़ी रोकी थी, अर्जुन ने अचानक से कहा। उसकी तेज आवाज सुनकर सब चौंक पड़े।
क्या हुआ भाई? श्रेया ने पूछा। तुमने वहां गाड़ी रोकी थी? अर्जुन ने दोबारा पूछा। रोकी नहीं थी, खराब हो गई थी, पर अचानक स्टार्ट भी हो गई। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? श्रेया ने कहा। उस जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है, और जिस हवेली का जिक्र गुड़िया ने किया वो अक्सर चोर, लुटेरों और स्मगलर वगैरह का अड्डा बना रहता है। अर्जुन ने बात संभालते हुए कहा। उसे पता था कि असल बात पर वो विश्वास नहीं करेंगे, और वो उनके दिल में कोई डर भी नहीं डालना चाहता था। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। अर्जुन अपने कमरे में काउच पर बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां श्रेया हाथ पीछे बांधे खड़ी हुई थी। अरे गुड़िया, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना, अर्जुन ने कहा। श्रेया उसके पास आकर बैठ गई। वो पीछे क्या है? अर्जुन ने पूछा। श्रेया ने एक बॉक्स अर्जुन के हाथ में रख दिया। अरे ये क्या है? कहते हुए अर्जुन ने बॉक्स खोला। उसमें एक प्यारी सी रिस्ट वॉच थी। ये मेरी पहली सैलरी से गिफ्ट है, मेरे प्यारे से भैया के लिए, श्रेया ने कहा। पहली सैलरी? तुमने जॉब करना कब शुरू किया? अर्जुन ने पूछा। अरे जॉब नहीं, MBA की इंटर्नशिप की थी, श्रेया ने कहा। अच्छा, मतलब मुझे अपनी दिल्ली ब्रांच के लिए काबिल मैनेजर मिल गई है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। और नहीं तो क्या, पर मेरी सैलरी कुछ ज्यादा होगी, श्रेया ने कॉलर ऊपर करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, अभी रात काफी हो गई है, सफर भी लंबा था, तुम जाकर सो जाऊं, अर्जुन ने कहा। भाई आज मैं आपके पास सो जाऊं, मुझे आपसे वो बहादुर राजकुमारी की कहानी सुननी है, श्रेया मासूमियत से कहा। अरे अभी छोटी बच्ची नहीं हो, तुम जो कहानी सुनकर ही सोना है, अर्जुन ने कहा। पर आपके लिए तो बच्ची ही हूं ना, प्लीज प्लीज भैया, श्रेया ने छोटे बच्चे की तरह कहा। ठीक है आ जा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रेया छोटे बच्चे की तरह चहकते हुए अर्जुन की गोद में सर रखकर लेट गई और अर्जुन उसे कहानी सुनाने लगा। उस वीरान हवेली के सामने काले कपड़े में लिपटा खड़ा था। उसने कंधे पर एक थैला लटकाया हुआ था। नजर भर हवेली की तरफ देखा, फिर वो हवेली के अंदर जाने लगा। तभी उसे एक भयंकर झटका लगा और पीछे जा गिरा। वो दर्द से कराहने लगा। ये क्या हुआ? उसने गुस्से से कहा। तभी हवेली के अंदर से एक भयंकर कर्कश स्वर गूंजा। ये अशुद्ध तामसिक सामग्री लेकर तू भीतर नहीं आ सकता। उस शिवानंद ने यहां मंत्र बंधन किया है, जा चला जा। लेकिन व्यक्ति ने कहा। फिर से वही आवाज गूंजी, जा, कल अमावस्या है, कल कटक साधना के द्वारा इस बंधन का खंडन करके तू भीतर आ पाएगा। उस शख्स ने एक विशेष मुद्रा में प्रणाम किया और वहां से चला लंगड़ाते हुए चला गया और उस जंगल में सन्नाटा छा गया। श्रेया को सोते हुए अचानक ठंड का एहसास हुआ। वो आंखें बंद किए ही रजाई टटोलने लगी तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो खुद को जंगल में पाया। उसने आसपास देखा तो वो उसी हवेली के सामने थी। मैं यहां कैसे? मैं तो घर पर सोई थी, कहीं सपना तो? कहकर उसने अपने हाथ पर चुटकी काटी। आऊं? नहीं यार, सच है, लेकिन मैं यहां कैसे आई? बोलते हुए श्रेया खड़ी हो गई, हाथों को बांधकर बाजुओं को सहलाने लगी। कितनी ठंड है यहाँ, पर मैं यहाँ कैसे आई? भाई ने कहा था ये स्मगलर वगैरह छुपने का अड्डा है, कहीं मैं किडनैप तो नहीं हो गई? लेकिन यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? श्रेया अपने आप में बड़बड़ा रही थी। तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसे झूकर गुजर गया। वो ठंड से सिहर गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। सामने हवेली का दरवाजा खुला देखकर अंदर वो ठंड से बचने के लिए हवेली के अंदर चली गई। अंदर से कुछ रोशनी और कुछ हल्की हल्की लयबद्ध आवाजें आ रही थी, लेकिन श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे डर लग रहा था, लेकिन जिस चीज से हम डरते हैं उसी की तरफ आकर्षित भी होते हैं। श्रेया भी दबे कदमों से आगे बढ़ी और दीवार की ओर से झांक कर देखा। वहां तंत्र मंत्र का सामान बिखरा पड़ा हुआ था और काले कपड़े में लिपटा एक आदमी अजीब से मंत्र बुदबुदाते हुए हवन कुंड में आहुतियां डाल रहा था। उसकी पीठ श्रेया की तरफ थी। श्रेया गौर से उसे देखे जा रही थी। हवन वेदी के दूसरी तरफ एक आदमी लेटा पड़ा था। श्रेया चुपचाप कौतूहल से ये सब देख रही थी। कुछ देर में उस व्यक्ति ने दाहिना हाथ ऊपर की तरफ उठाया और न जाने कहां से एक चमचमाती तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। ये देखकर श्रेया दंग रह गई। वो झटके से खड़ा हुआ और घूमकर हवन कुंड की दूसरी तरफ चला गया। श्रेया समझ गई आगे क्या होने वाला था। नरबली श्रेया एकदम घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उस व्यक्ति ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठा दिया। श्रेया उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी थी,
लेकिन उस व्यक्ति ने तलवार चला दी और खच्चाक की आवाज के साथ उस आदमी की गर्दन धड़ से अलग हो गई और खून के कुछ छींटे श्रेया से ऊपर आकर गिरे। इतना विभत्स दृश्य देखकर श्रेया एकदम से जड़ हो गई। श्रेया उठो, उठ गुड़िया। अर्जुन ने उसे झंझोड़कर उठाया। श्रेया ने हड़बाते हुए आंखें खोली। वो जनवरी की सर्दी में भी पसीने से नहा गई थी और सांसें तेज चल रही थीं। क्या हुआ गुड़िया? अर्जुन ने पूछा। श्रेया ने बिना कुछ बोले अर्जुन को कसकर गले लगा लिया और आंखें बंद कर ली। क्या हुआ गुड़िया? अर्जुन ने दोबारा पूछा, लेकिन श्रेया ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन को लगा कि श्रेया ने कोई डरावना सपना देख लिया है। वो उसके सिर पर हाथ फिराने लगा और किसी तरह उसे शांत करवाया और पानी पिलाकर उसे सुला दिला और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगा। इधर ध्यान में बैठे शिवानंद की आंखें झटके से खुली। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उनकी नजर मंदिर में लगी, पर घड़ी पर गई रात के 2:30 बजे थे। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। शिवानंद ने खुद को संयत किया, फिर हनुमान जी के चरणों जलती अखंड ज्योति की तरफ देखा। वो ज्योत भभक कर जल रही थी। शिवानंद अपने आसन से उठकर हनुमान जी की प्रतिमा के पास आकर बैठ गए और ज्योत में घी डालकर मुस्कुराते हुए रामधुन गाने लगे। आंशिका सुबह 5 बजे अपने रूम से बाहर आई। उसने जॉगिंग ड्रेस पहन रखी थी। बाहर निकलते ही उसकी नजर सामने पूजा के कमरे में बैठे अर्जुन पर गई। वो आंखें मुंद कर ध्यानावस्था में बैठा था। सामने जलती ज्योति के प्रकाश में उसका गोरा चेहरा दमक रहा था। आंशिका की नजर उसके चेहरे पर टिक गई। उसने कुछ सेकंड अर्जुन के चेहरे को देखा, फिर आंखें बंद करके सिर को झटक दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो पूजा के बाहर जाकर भगवान को हाथ जोड़कर वहीं खड़ी हो गई। कुछ मिनट के बाद अर्जुन ने आंखें खोली तो उसकी नजर आंशिका पर पड़ी। अरे आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाइए, अर्जुन ने कहा। जी वो मैं अभी नहाई नहीं हूं। मैं और श्रेया जॉगिंग के लिए जाने वाले थे, आंशिका ने हड़बड़ाते हुए कहा। श्रेया वो तो अभी सोई हुई है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। ओह ठीक है, फिर मैं अकेले ही हूं, श्रेया ने उदास होने की एक्टिंग करते हुए कहा और जाने लगी। रुको मैं चलता हूं, अर्जुन ने कुछ सोचकर कहा। अंशिका के चेहरे पर मुस्कान उभर आई, लेकिन उसने अपने चेहरे को सामान्य करते हुए कहा, नहीं सर आप क्यों परेशान होते हैं, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। नहीं इसमें परेशानी कैसी, आप मेहमान हो हमारे और आपको गांव के रास्ते भी नहीं पता। आप 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ, कहकर अर्जुन अपने रूम की तरफ बढ़ गया। यस यस यस, आंशिका ने हवा में मुक्के घुमाते हुए कहा। 1 मिनट के बाद अर्जुन अपने रूम से ट्रैक सूट पहनकर बाहर आया। दोनों घर से बाहर निकल गए। दोनों गांव की सड़क पर तेज कदमों से चल रहे थे। सुबह 5 बजे धुंध और अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन लगभग सारा गांव जाग चुका था। OMG, गांव में लोग इतनी जल्दी कैसे जाग जाते हैं? शहरों में तो इस टाइम तक लोग घोड़े बेचकर सो रहे होंगे, आंशिका ने कहा। हाँ खेतों के काम और दूध दोहने के लिए जल्दी जागना पड़ता है, अर्जुन ने कहा। काश मैं भी ऐसे ही गांव में सेटल हो पाती, अंशिका ने एक्साइट होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन मुस्कुरा दिया। वैसे सर आपने काफी कम उम्र में ही बिजनेस सेट कर लिया था ना, आंशिका ने बात आगे बढ़ाने के इरादे से कहा। आप मुझे बार बार सर क्यों कह रही हो? श्रेया की दोस्त हो तो उसकी तरह आप भी मुझे भाई कह सकती हो, अर्जुन ने कहा। भाई बोले मेरी नन्नद, आंशिका ने बड़बड़ाते हुए कहा। आपने कुछ कहा क्या? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। नहीं, हाँ वो मैं ये कह रही थी, मेरी नेक्स्ट स्टोरी का प्लॉट मिल गया मुझे इस गांव में, आंशिका ने एक आंख दबाते हुए कहा। थोड़ी देर घूमने के बाद वो लोग वापस घर आ गए थे। तब तक सभी जाग गए चुके थे। चाय पीते हुए हंसी मजाक चल रहा था। अर्जुन ने श्रेया की तरफ देखा। वो खुश नजर आ रही थी, शायद रात का सपना भूल चुकी थी। अरे आप इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल गए थे? श्रेया ने पूछा। जॉगिंग के लिए गए थे, आंशिका ने कहा। सबकी गर्दन उसकी तरफ घूम गई। मोटू 8 बजे से पहले सोकर नहीं उठती और तुम जॉगिंग के लिए गई थी, रूडी ने हैरानी से कहा। तो आंशिका ने आंखें बंद कर ली। रूडी तू बाहर मिल, तुझे बताती हूं मैं, अंशिका ने मन में कहा। अरे नहीं, उसने कहा था मुझे आज जॉगिंग पर जाने के लिए, पर मेरी ही नींद नहीं खुली, श्रेया ने बात संभालते हुए कहा। आंशिका ने उसे आंखों ही आंखों में थैंक्स बोला और सब चाय पीने बैठ गए। फिर सब अपने अपने रूम में चले गए और थोड़ी देर में वो सब तैयार होकर नाश्ते करने बैठ गए। सो आगे क्या प्लान है? पीयूष ने पूछा। सोनम तो शाम को आएगी, इतने गांव घूम लिया जाए,
अंशिका ने कहा। गुड आइडिया, गांव भी घूम लेंगे और मुखिया जी से मिलकर मेडिकल कैंप के बारे में भी बात कर लेंगे, रूडी ने कहा। भैया आपने कहा था कि आपके गुरुजी भी गांव में रहते हैं, उनसे मिलने चले, श्रेया ने कहा। हाँ ठीक है, तो पहले मंदिर चलते हैं, अर्जुन ने कहा। उनकी बात सुनकर रूडी का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया। आप लोग हो आइए, सॉरी, पर मुझे बाबाओं और गुरुओं में विश्वास नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। रू, श्रेया कुछ कहने लगी थी, पर अर्जुन ने उसे इशारे से चुप करवा दिया। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो फोर्स मत करो। फिर उसने रूडी की तरफ देखकर कहा, वैसे गुरुजी कोई साधु बाबा नहीं है, वो मेरे टीचर हैं। उसकी बात सुनकर रूडी को बुरा लगा कि बिना जाने ही उसने गलत बोल दिया। लेकिन आपने कहा मंदिर जाना है, रियान ने पूछा। हाँ, क्योंकि उनका घर मंदिर के पास है, वहीं वो बच्चों की ट्यूशन लेते हैं और मंदिर भी संभालते हैं, अर्जुन ने कहा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, रूडी ने कहा। सब घर से बाहर निकलने लगे। श्रेया ने अर्जुन का हाथ पकड़कर हल्के से पीछे किया। भाई ये कैसे कर लेते हो आप, श्रेया ने पूछा। क्या कैसे कर लेता हूँ? आप हर आदमी को अपनी बात मानने के लिए कन्विंस कर लेते हो कैसे? अरे बात अपने मतलब की कहो, पर सामने वाले को लगना चाहिए कि तुम उसके मतलब की बात कर रहे हो। बेटा मेरा बिजनेस इसी चीज से तो चल रहा है, अर्जुन ने कॉलर ऊपर करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर श्रेया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा अर्जुन भैया की जय। हंसते हुए वो घर से बाहर आ गए। वो पैदल ही गांव की सड़कों पर चल रहे थे। गांव को देखकर वो लोग काफी हैरान थे। वहां लगभग हर सुविधा मौजूद थी जो एक शहर में होती है। यार ये गांव तो काफी डेवलप्ड है, पीयूष ने कहा। हाँ यार, सुबह अंधेरे में पता ही नहीं चला, अंशिका ने हैरान होते हुए कहा। पीयूष फोटो खींचते हुए चल रहा था। यार वो DDLJ की तरह सरसों के खेत नहीं है क्या यहाँ, रियान ने कहा। खेत यहाँ नहीं, गांव के बाहर हैं, बाद में वहां भी चल पड़ेंगे, अर्जुन ने कहा। इसी तरह बात करते हुए वो हनुमान जी के मंदिर के बाहर पहुंच गए। मंदिर को प्रणाम करके सब शिवानंद जी के घर में गए। घर में प्रवेश करते ही सब चौंक पड़े। वैसे तो वो घर एक सामान्य घर की तरह ही था, पर बैठक में लगी रैक में हिंदी और अंग्रेजी के उपन्यास, साइंस और पैरासाइकोलॉजी की किताबें रखी हुई थी और सामने स्टडी टेबल पर बैठे शिवानंद कुछ लिख रहे थे। गुरुजी, अर्जुन ने हल्के से कहा। शिवानंद ने बिना उनकी तरफ देखे कहीं, अरे अर्जुन आ जाऊं। उन्होंने नोटबुक बंद की और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। उनकी नजर श्रेया और उसके दोस्तों पर पड़ी तो वो चौंक गए। उनके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, अवंतिका। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, तो इस कहानी का अगला भाग जल्दी आएगा। तो आपको कहानी कैसी लगेगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।